पिछली क्लासेस में हमने क्रिटिकल रेवोल्यूशन के दो पार्ट किए हैं। एक हमने बिहेवियरल ज्योग्राफी का पार्ट किया है और दूसरा हमने बात की है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की। उसके साथ साथ हमने वेलफेयर ज्योग्राफी को भी विस्तार से किया है। इसमें से एक भाग वो था जो बिहेवियरल ज्योग्राफी से संबंधित था, जिसके अंदर फिर से विषय वस्तु को लेकर ज़्यादा विमर्श था। लेकिन उसके बाद हमने जो दो धाराएं करी दूसरे पार्ट में, वो कहीं न कहीं मानव समुदाय के सामने जो समस्याएं हैं उनको उद्घाटित करने, उनके बारे में एक्सप्लेनेशंस देने, उनके बारे में ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देने और उन समस्याओं के समाधान की दिशा में उपागम को बढ़ाने में बहुत कारगर ये दो धाराएं आई थी, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी और वेलफेयर ज्योग्राफी। तो कल हमने एक मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन किया वेलफेयर ज्योग्राफी, और आज हम दूसरा मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन जो है वो करेंगे और उसी से हम शुरुआत करेंगे, और वो है रेडिकल ज्योग्राफी, क्रांतिकारी भूगोल। और हम ये देखते हैं कि जो क्रांतिकारी भूगोल है, ठीक है, उसके अंदर हम एक चीज देखते हैं कि ये भी मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन था और वेलफेयर अप्रोच भी मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन था। तो फिर दोनों में डिफरेंस कहाँ है? दोनों में डिफरेंस इनकी परिपाटी को लेके है। मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंदर जिस तरह से जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और यूं कहें कि ऑनरशिप ऑन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन की बात करके और उसको रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है वेरियस सोशल इविल्स के लिए, ठीक है। तो उसमें जो रेडिकल अप्रोच के लोग हैं वो सिस्टम को रिवर्ट करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो हमारी समस्याओं का हल प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो पूरे सिस्टम को बदलने की बात करते हैं। वो क्रांतिकारी तरीके से, रिवोल्यूशनरी तरीके से चेंज लाने की बात करते हैं। तो रेडिकल ज्योग्राफी एज एन अप्रोच सीक्स टू अंडरस्टैंड द सोशल एंड स्पेशल प्रॉब्लम्स एंड एडवोकेट सॉल्यूशंस। तो इस अप्रोच में दो बातें आती है। नंबर एक कि हमारे चारों तरफ जो सामाजिक और स्थानिक समस्याएं हैं, ठीक है, वो उनके स्वरूप कैसे हैं उनको गहराई से समझना, और दूसरा इसका पक्ष है उनके हल प्रस्तुत करना। रेडिकल ज्योग्राफर्स आर इंटरेस्टेड इन एवरीडे लाइव्स, the lived experiences of members of society. They are interested in the issues of relevance to everyday social life, such as access to safe and affordable food and housing, fair play, educational opportunities and basic health care, to name just few, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो धारा के लोग हैं, जो क्रांतिकारी भूगोल के लोग हैं, वो हमारा जो आम जीवन है उससे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, ठीक है। हमारे सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं उनका अपने जीवन के जो डे टू डे लाइफ है उससे जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, ये है ना, जिनको हम जीते हैं, उन अनुभवों की बात करते हैं जिनको हम जीते हैं। और इनका कहीं न कहीं उन मुद्दों पर ध्येय होता है जो जुड़े हुए हैं उन लोक सेवाओं से, जो जिनके उपभोग से हमारा जीवन जो है वो आगे बढ़ता है। जैसे कि क्या भोजन तक लोगों की पहुंच है या नहीं है, लोगों को जो मूलभूत आवास की सुविधा वो मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, समाज में इन सब सुविधाओं को लेकर जो बंटवारा है वो साफ तौर पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, शिक्षा के अवसर सभी को समान रूप से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच लोगों की है या नहीं है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर ये रेडिकल ज्योग्राफर्स अपनी राइटिंग्स में उजागर करते हैं कि किस तरह का गैप हमें सोसाइटी के अंदर इन मुद्दों को लेकर देखने को मिलता है। वो जो गैप क्रिएट हुआ है उसके पीछे कौन से अंतर्निहित कारक हैं और किस तरीके से हम इन गैप्स को भरकर एक इक्विटेबल सोसाइटी की ओर बढ़ सकते हैं, समता मूलक समाज की ओर बढ़ सकते हैं। एम्फेसिस ऑन रिसर्च दैट इज रिलेवेंट टू एंड यूजफुल फॉर सोसाइटी। ये ऐसे शोध की बात करते हैं जो समाज के लिए उपयोगी हो,
जिसकी समाज के लिए प्रासंगिकता हो। और यहीं पर ये लोग उन लोगों से भिन्न हो जाते हैं जो व्यवहारवाद तक केवल और केवल विषय की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, विषय की विषय वस्तु को किस तरह से हमें व्यवस्थित रूप देना चाहिए, किस तरह से हमें विषय के विषय वस्तु को समझना चाहिए, भौगोलिक परिपाटी क्या होनी चाहिए, केवल वहीं तक केंद्रित रहते हैं। तो ये जो उपागम है, ये रेडिकल ज्योग्राफी का जो उपागम है, ये क्रिटिकल रेवोल्यूशन का वो भाग है जिसके अंदर बात की जाती है कि किस तरह हम विषय को समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं, किस तरह से हम विषय की प्रासंगिकता तय कर सकते हैं, एक ऐसे विषय के रूप में जो सामाजिक समस्याओं को समझ सकता हो, उनको इंटरप्रेट कर सकता हो और उनके हल प्रस्तुत कर सकता हो। Radical geographers, who are often active participants in social justice campaigns, are also committed to building, supporting and intellectualizing alternatives. ये वो लोग हैं जो बहुत सारे रूप में हम देखते हैं कि ये सक्रिय हैं उन सारे सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई कैंपेन, जो जितने भी जो आंदोलन है उनके अंदर। ठीक है, ये धरातल पर उन सारे अन्याय से संबंधित आंदोलनों में आपको खड़े दिखाई देते हैं, और ये कहीं न कहीं उनको सपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनके लिए एक इंटेलेक्चुअल बैकिंग भी तैयार करते हैं कि किस तरह के ऑल्टरनेटिव्स समाज प्रस्तुत कर सकता है, ताकि समाज में हम समता मूलक स्थिति जो है उसको प्राप्त कर सकें। देखिए, हम जब बात करते हैं कि ये रिवॉल्यूशन आया कैसे, ये रेडिकल रिवॉल्यूशन जो है ये किस तरह से आया, ज्योग्राफी में भी और अन्य सामाजिक जो विज्ञान की शाखाएं हैं उनमें भी। तो बहुत सारे ऐसे तात्कालिक कारण थे, जिन तात्कालिक कारणों को मद्देनजर रखते हुए एक विद्वानों की धारा जो है उसने ये तय किया कि जो अब तक जो उपागम हैं, जिनसे हम विषय की विषय वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं, वो इस नवीन स्थिति को समझाने, इसको समझने और हल प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। और वो जो कुछ तात्कालिक मुद्दे थे, उसमें से पहला है कैपिटलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। क्योंकि हम ये देखते हैं कि रेडिकल मूवमेंट जो है उसकी सबसे जो तगड़ी शुरुआत है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होती है। तो हम ये देखते हैं कि वहां पर, क्योंकि वो पूरी तरह से एक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत है पूरा जो देश है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है और उसके परिणाम, उनको लेकर जो विमर्श था, ठीक है, उसने उत्प्रेरित किया रेडिकल मूवमेंट। एक बहुत बड़ा कारण रहा, तात्कालिक कारण रहा वियतनाम वॉर और उसके अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। और इस वियतनाम वॉर जो था, जहां पे हमने देखा, आपने देखा और पढ़ा होगा कि किस तरह यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की जो आर्मी है वो वियतनाम में लड़ रही होती है, और हम देखते हैं कि उसका बहुत एक तगड़ा विरोध, एक बहुत पुरजोर विरोध हमें देखने को मिलता है अमेरिका में बहुत सारे संगठनों के द्वारा। और वो मूवमेंट इतना वाइड स्केल होता है कि उस मूवमेंट से निकलकर बाद में बहुत सारे राज्यों के गवर्नर और यहाँ तक कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के अंदर भी हम उस मूवमेंट से आए हुए जो नेतृत्व है उसके लोगों को हम देखते हैं। इसके बाद में बात आती है पोवर्टी इन अर्बन घेटोज, क्योंकि हम देखते हैं कि वेलफेयर और सोशल वेलबींग की जो ज्योग्राफी की धारा है उसके अंदर भी हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि इन मुद्दों पर, पोवर्टी है, हंगर है, इन मुद्दों पर भौगोलिक लेखन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्योंकि ये दोनों ही अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच और रेडिकल अप्रोच, क्योंकि दोनों मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करती है, तो हम ये देखते हैं कि इस तरह के जो लेख आते हैं, ठीक है, इस तरह की जो राइटिंग्स आती है, इस तरह की जो पुस्तकें आती हैं, वो लोगों का ध्यान आकर्षण करती है समाज में व्याप्त अनेकों सामाजिक समस्याओं की ओर। इसके बाद एक और मूवमेंट होता है यूएसए में, और वो नागरिक अधिकार से संबंधित है, सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए।
और इस मूवमेंट में भी ये देखा जाता है कि एक नागरिक की डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये मूवमेंट फिर क्या करता है, रेडिकल थॉट को एक तरह से मान लीजिए कि खुराक देता है। उसके बाद है ओपोजिशन टू रेसिज्म। ये रेसिज्म की जो समस्या है, जो 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 नृजातीय भेद की समस्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह भारत के समाज में हम कहीं ना कहीं कास्टिज्म को लेके एक एक सामाजिक समस्या के रूप में देखते हैं, उसी तरह अमेरिकन समाज में बहुत बड़ी समस्या है, वो है जातीय भेद। ठीक है, नृजातीय भेद यूं कहें, जो रेशियल जो डिफरेंसेस है, ठीक है, वो वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ब्लैक वर्सेस वाइट की जो लड़ाई है वो वहां बहुत एग्रेसिव है। तो उसके भी विरोध में, क्योंकि ये रेडिकलिस्ट लोग जो है वो कहीं भी किसी भी जो मानवीय समुदाय है उसके अंदर भेद को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो रेसिज्म हमें वहां पर देखने को मिलता है, उस रेसिज्म के विरोध में भी ये रेडिकल मूवमेंट जो है वो परिपक्व होता दिखाई देता है। देन सोशल वैल्यूज वर ऑन स्टेक। जो सामाजिक मूल्य है उनको वहां पर खतरा महसूस होता है, और ये भी एक कारण बनता है वहां पर तात्कालिक रेडिकल मूवमेंट के शुरू होने के लिए, उसके परिपक्व होने के लिए, उसके शुरू होने के लिए। देन राइजिंग इनइक्वालिटी। हम ये देखते हैं कि वहां पर हालांकि बहुत व्यापक स्तर पर हम ये पढ़ते हैं कि जो डेवलप्ड सोसाइटी है, विशेष तौर पर जब हम अमेरिका की बात करें, तो हमें ये देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है कि वहाँ पर जो बेसिक नीड्स है वहाँ के सिटीजन्स की, वो पूरी होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें वहाँ बहुत गहरे दिखाई देते हैं। आप यदि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखो, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में अमेरिका की स्टैंडिंग यदि ओवरऑल देखें तो अच्छी दिखाई देती है, लेकिन जब आप अनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हो, ठीक है, तो उसके अंदर अमेरिका कई पायदान नीचे खिसक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बात सीधी हमें पता लगती है या सीधा संकेत प्राप्त होता है कि कहीं ना कहीं विकास के प्रतिफलों का संवितरण वहाँ देखने को नहीं मिलता। अर्थात वहाँ भी ऐसे वर्ग हैं जो विकास के प्रतिफलों से पूरी तरह वंचित नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनको विकास के प्रतिफल दूसरों के बराबर नहीं मिलते हैं। इसीलिए वहाँ पर असमानता हमें दिखाई देती है, और वो असमानता भी बहुत हद तक जिम्मेदार है इस रेडिकल अप्रोच के इवोल्यूशन के लिए। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और जोड़ सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे जो स्टूडेंट मूवमेंट हैं 1970s के आसपास के, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है इस पूरी धारा के वहाँ पर प्रबल होने के लिए। फिर देखिए, जब हम रेडिकल अप्रोच की बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो हम इस बात को ये देखते हैं कि ये ज़्यादातर आंदोलन, हम अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है, वो मिलती है 70s में, 1970s में। और ठीक जैसे जिस तरह हमने देखा कि अब जो बिहेवियरल अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, रेडिकल अप्रोच है, वेलफेयर अप्रोच है, ये सब की सब परिपक्व होती है 1970s में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1970s के अंदर हमें रेडिकल अप्रोच ज्योग्राफी में विकसित होती दिखाई देती है, और वो दिखाई देती है एक आलोचना के रूप में, जो परिमाणात्मक क्रांति है और प्रत्यक्षवाद, ठीक है, उसकी आलोचना के रूप में, which tried to make geography as a spatial science with great emphasis on locational analysis। ठीक है, तो वो जो स्थानिक विश्लेषण की परंपरा हमें दिखाई देती है 1960s में, हमें हमें जो 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 क्रांत जो जिसको हम ये कहते हैं एक मूवमेंट दिखाई देता है मात्रात्मक क्रांति की ओर, जो आगे प्रत्यक्षवाद को जन्म देता है। इस पूरी धारा के विरोध में 1970 में अमेरिका में हमें क्रांतिकारी भूगोल जो है उसके विकास की स्थिति देखने को मिलती है। It began as a critique within the contemporary liberal capitalist society, but later coalesced around a belief in the power of Marxist analysis। शुरू में जब ये विकास होता है इसका, तो ये क्या करते हैं कि उस समय जो साथ साथ जो लिबरल धाराएं चल रही होती हैं, है ना, जो सॉफ्ट लाइन पे चेंज की बात करने वाली धाराएं चल रही होती हैं,
एक बार के लिए ऐसा लगता है कि ये धारा जो है, जो क्रांतिकारी धारा है, ये उनके विरोध में आती है ना। ऐसा लगता है कि ये कल्याणकारी उपागम के विरोध में खड़ा हुआ एक उपागम है, क्योंकि ये विश्वास करते हैं कि जिस परिपाटी और जिस तंत्र में सुधार के साथ परिवर्तन की बात कल्याणकारी करते हैं, ये उसको अस्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, तंत्र में बदलाव जो है वो आवश्यक है। तो शुरू में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये दोनों धाराएं जो हैं, ठीक है, लिबरल्स की और एक्सट्रीमिस्ट की, लिबरल्स की धारा वेलफेयर ज्योग्राफी की तरफ, एक्सट्रीमिस्ट की धारा रेडिकल ज्योग्राफी की तरफ, शुरू में ऐसा लगता है कि ये दो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। लेकिन बाद में, क्योंकि इन दोनों की बैकिंग कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट एनालिसिस से होकर आती है, इसलिए बाद में हमें कहीं ना कहीं इनके अंदर एक एक जुड़ाव दिखाई देता है, और इनके बहुत सारे तर्क जो हैं वो सिमिलर लाइन ऑफ थॉट के ऊपर आते हैं। और अकॉर्डिंग टू रेडिकलिस्ट्स, इनइक्वालिटी इज इनहेरेंट इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये इस बात को पुरजोर तरीके से रखते हैं कि ये जो असमानताएं हैं जो समाज में देखने को मिल रही हैं, और जितने भी जो सोशल एविल्स हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स है, उसकी मूल जड़ जो है वो पूंजीवादी उत्पादन की व्यवस्था है ना। वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन उसके लिए जिम्मेदार है। और वो कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू टैक्सेशन पॉलिसीज विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। आप ये सोचो कि भाई जो ज़्यादा जिनको आय है उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लगा दीजिए, जिनको कम आय है उनको आप टैक्स से फ्री कर दीजिए, और जहाँ से आप टैक्स की उगाही कर रहे हैं, जहाँ से आपको अच्छी मात्रा में टैक्स मिल रहा है, वहाँ से प्राप्त टैक्स के एक हिस्से को आप वो तबका जिसको विकास के लाभ नहीं मिल रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए खर्च करिए। तो वो कह रहे हैं कि ये धारा जो है ये गरीबी को समाप्त नहीं कर सकती, गरीबी की समस्या का ये उत्तर बनकर प्रस्तुत नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये जो हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स जो है वो भी बढ़ जाता है, और वो कहते हैं कि नहीं, इससे कोई 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 बहुत सॉलिड सेंस के अंदर हम ये जो सोशल इविल्स हैं जैसे पॉवर्टी, हम इनको खत्म नहीं कर पाएंगे, हम इनको समाप्त नहीं कर पाएंगे। रिचर्ड पीट एक बहुत फेमस रेडिकल जोग्राफर हुए हैं अमेरिका में, और अकॉर्डिंग टू रिचर्ड पीट, alternative environmental designs with removal of central bureaucracies and their replacement by anarchist model of community control are needed। ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई ये जितनी भी जो वर्तमान व्यवस्था है, जो आज के समय जिस तरह का वातावरण डिजाइन हुआ है, जिस तरह की सेंट्रल ब्यूरोक्रेसीज काम कर रही हैं, ठीक है, और यदि आप ये चाहते हो कि ये जो सिस्टम जिसके अंदर हमें अनार्की दिखाई देती है, यदि आप चाहते हो कि वास्तव में डेवलपमेंट होना चाहिए, तो फिर निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं कम्युनिटी कंट्रोल की ओर बढ़ना होगा। ठीक है, अदरवाइज हम इसके लिए हल प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और वो जोग्राफर्स से अपील भी करते हैं कि उन्हें इस दिशा में काम करना चाहिए। अब देखिए, जब हम बात करते हैं आगे, तो जो रेडिकल ज्योग्राफी का अनुसरण करने वाले लोग हैं, ज्योग्राफर्स हैं, वो मेनली किन इश्यूज की बात करते हैं? वो बात करते हैं इश्यूज ऑफ ग्रेट सोशल रिलेवेंस, लाइक, है ना, कौन से इश्यूज की बात करते हैं वो, उनके ज्यादातर काम कौन से मुद्दों पर आते हैं। ठीक है, तो वो सारे मुद्दे जो हैं वो सामाजिक सरोकार वाले मुद्दे हैं, और उनमें जैसे असमानता है, रेसिज्म है, अर्थात जो जो नजातीय भेद है उसके ऊपर, सेक्सिज्म जो है उसके ऊपर, क्राइम के ऊपर, फिर डेलिंक्वेंसी के ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स एंड नॉन वाइट्स के ऊपर। ठीक है, फीमेल्स भी एक मुद्दा होता है, हालांकि बाद में एक अलग धारा जो आती है फेमिनिस्ट की, वो ये कहती है कि भाई ये रेडिकल लाइन के लोग जो हैं ये इक्वल स्टेटस ऑफ फीमेल की बात को उस तरीके से नहीं रख पा रहे हैं जिस तरीके से रखना चाहिए, इसलिए एक ऑल्टरनेटिव फेमिनिस्ट ज्योग्राफी का दौर भी हमें देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जुवेनाइल्स एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड द ओपोजिशन ऑफ वियतनाम वॉर इन यूएस।
तो ये सारे के सारे तात्कालिक सामाजिक जुड़ाव के मुद्दे थे जिन पर ये जो रेडिकलिस्ट लोग हैं, या यूं कहें कि रेडिकल ज्योग्राफी के जो फॉलोअर स्कॉलर्स हैं, वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और इन मुद्दों के ऊपर लगातार उनकी राइटिंग आती है। हम ये देखते हैं कि 1960 के दशक में जो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे बर्निंग ऑफ लार्ज सिटीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, है ना, बहुत सारी तरह की समस्याएं बड़े बड़े शहरों में हमें पाश्चात्य देशों में देखने को मिलती है, जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या है क्राइम की। फिर स्टूडेंट अनरेस्ट, हमें बहुत बड़ी मात्रा में पश्चिमी जो देश हैं उनके अंदर, विशेष तौर पे अमेरिका में, हमें छात्र आंदोलन देखने को मिलते हैं। फिर हमें वर्कर्स अपराइजिंग इन पेरिस इन 1968, 1968 में बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन होता है वर्कर्स का, फ्रांस में, पेरिस में। मैसिव एंटी वियतनाम वार प्रोटेस्ट, है ना, जो वियतनाम वार होता है उसके अगेंस्ट में बहुत सारे आंदोलन होते हैं अमेरिका में। एंड रेशियल कल्चरल रिफॉर्मेशन एक्सपोज द सोशल एंड पॉलिटिकल irrelevance of geography as a spatial science। इन सब घटनाओं को देखकर ये जो परिपाटी चली आ रही थी 1960 के दशक में ज्योग्राफी को लेके, स्थानिक विज्ञान के रूप में ज्योग्राफी का प्रचार प्रसार की, उसको लोगों ने कहा कि इसका कोई महत्व नहीं है। एंड प्रोवाइडेड द होलोनेस ऑफ लोकेशनल एनालिसिस, और जो स्थानिक विश्लेषण है उसके खोखलेपन को वो उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो ये तात्कालिक कारण होते हैं पाश्चात्य दुनिया में, जिसके कारण ये रेडिकल मूवमेंट है, ये एक तरह से ये मान लीजिए कि जन्म लेता है और परिपक्व होता है। इन 1969 एक जर्नल शुरू होता है, एंटीपॉड। एंटीपॉड ए रेडिकल जर्नल ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, आपको पता होगा कि डेविड हार्वे का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसको शुरू करवाने में, और ये जर्नल क्लार्क यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर उन बहुत सारे जो युवा भूगोलविद हैं, जो रिवोल्यूशनरी ट्रेडिशन के ऊपर काम करते हैं, जो क्रांतिकारी धारा के अंदर समाज की समस्याओं को उजागर करने, उनको समझने की दिशा में लेखन प्रस्तुत करते हैं, उनके लेखों को एंटीपॉड के अंदर स्थान दिया जाता है, और यहाँ से ये मूवमेंट और ज़्यादा ऑर्गेनाइज शेप लेता है। तो ये एक बैकग्राउंड है जिसके अंदर हम क्रांतिकारी भूगोल को देखते हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि शुरुआत इसकी 1970 के दशक में होती है, और क्रांतिकारी भूगोल की जो शाखा है वो मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद की के क्रिटिक के रूप में, उसके प्रतिक्रिया के रूप में इसका उदय होता है। रिचर्ड पीट 1977 में लिखते हैं कि क्रांतिकारी भूगोल परंपरागत भूगोल के विरुद्ध नकारात्मक प्रतिक्रिया का ही परिणाम है, और वो परिणाम इसलिए है क्योंकि परंपरागत भूगोल जो है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है स्पाशियल एनालिसिस को, लोकेशनल एनालिसिस को, और वो कहते हैं कि ये जो धारा है ये तात्कालिक समस्याओं के हल प्रस्तुत करने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। ठीक है, 1970 के दशक में इस उपागम को मजबूत मार्क्सवादी आधार प्राप्त हो चुका होता है। इस उपागम का मूल उद्देश्य सुधारवादी विज्ञान का विकास करना है। ठीक है, और जिसमें घटनाओं को मात्र देखना ही पर्याप्त नहीं माना गया, बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का सुझाव प्रस्तुत किया गया है। मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन में जो दोनों धाराएं हैं, लिबरल धारा है, वो यहाँ पर इतनी इसी बात पे डिफर करती है कि वो क्रांतिकारी परिवर्तन की बजाय जो तंत्र विद्यमान है उसके अंदर अमूलचूल परिवर्तन कर उसी तंत्र के अंदर हल प्रस्तुत करने की बात करती है, और ये क्रांतिकारी परिवर्तन के अंतर्गत सिस्टम को बदलने की बात करते हैं। रिचर्ड पीट ने बताया कि शुरू में इसका विकास सामाजिक समस्याओं के अध्ययन की तात्कालिक कल्याणकारी प्रवृत्ति की आलोचना के रूप में शुरू हुआ था। हमने देखा इस चीज को। ठीक है, शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये धारा जो है ये कहीं वेलफेयर ज्योग्राफी की धारा से पृथक है, परंतु बाद में इन दोनों चिंतनों के अध्यारोपण जैसी स्थिति हमें देखने को मिली, क्योंकि दोनों के दोनों कहीं ना कहीं जो मार्क्सिस्ट तरीका है विश्लेषण का उस पर टिके हुए हैं और उसी परिपाटी पर आगे बढ़ते हैं। हॉल्ट और जेनसन के हम काम को देखें तो वो ये कहते हैं कि जहां पर कल्याणकारी भूगोल सैद्धांतिक रूप में वर्तमान आर्थिक और एवं सामाजिक ढांचे में कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कल्याणकारी भूगोल जो है
वो वर्तमान आर्थिक और सामाजिक ढांचे में रहकर काम करने की बात करता है। वहीं उग्र सुधारवाद, ये जो रेडिकल स्कूल है ना, वो सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक क्षेत्र में क्रांति अर्थात अमूलचूल परिवर्तन की बात करता है। और यहीं पे बहुत अच्छी तरह हॉल्ट और जेनसन जो है वो डिफरेंस बताते हैं इन दोनों धाराओं में, क्रांतिकारी और कल्याणकारी धाराओं के अंदर। डेविड हार्वे का काम हमने देखा था, और हमने देखा था कि डेविड हार्वे लगातार इवन 21वीं सदी में भी हमें उनके काम देखने को मिलते हैं, और उनकी मार्क्सिस्ट अप्रोच उसके अंदर साफ दिखाई देती है। वो कहते हैं कि मार्क्स का सिद्धांत जिस पर क्रांतिकारी भूगोल टिका है, पूंजीवादी उत्पादन संरचना का ज्ञान उन लोगों की दृष्टि से देता है जिनके पास उत्पादन को नियंत्रित करने के साधन नहीं है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि जो 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 मार्क्स की परिपाटी है उसके अंदर ये मूल चीज है उसकी, कि वो पूंजीवादी उत्पादन संरचना है, उसके बारे में वो जो लोग जो पूंजीवाद से त्रस्त हैं उनके विचार में वो एक तरह से यूं कहें कि इस व्यवस्था को उद्घाटित करते हैं, इस व्यवस्था को समझाने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले कोई भी ऐसा उपागम नहीं हुआ जो इस नजरिए से, या यूं कहें कि उन लोगों के दृष्टिकोण से उत्पादन की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करता है जो लोग इस पूरी धारा के अंदर यूं कहें कि एक्सप्लॉइटेटिव हैं, जो जिनका शोषण हुआ है। तो मैं इसको फिर रिपीट करता हूं कि मार्क्स का सिद्धांत जिस पर क्रांतिकारी भूगोल टिका है, पूंजीवादी उत्पादन संरचना का ज्ञान उन लोगों की दृष्टि से देता है जिनके पास उत्पादन को नियंत्रित करने के साधन नहीं है, क्योंकि उत्पादन को नियंत्रित करने के साधन उन पूंजीपतियों के पास है जो पूरी की पूरी उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं। इसी कारण इससे पूंजीवाद को खतरा महसूस होता है, और यह मात्र सामाजिक आर्थिक विषमताओं का बोध ही नहीं कराता बल्कि इन समस्याओं को दूर करने का उपागम भी प्रस्तुत करता है। तो इसका मतलब इसका काम केवल और केवल सोशल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना नहीं है, ये सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स भी देता है। हार्वे की पुस्तक आती है सामाजिक न्याय तथा नगर, सोशल जस्टिस एंड द सिटी, इसमें मार्क्सवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। मानव भूगोल में इस नवीन प्रवृत्ति के प्रवर्तक समाज की तत्कालीन समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित कराते हैं, जैसे प्रजाति भेद है, लिंग भेद है, बढ़ते अपराध है, सामाजिक अन्याय की स्थिति है, प्राकृतिक संसाधन का अनियंत्रित दोहन है, दोषपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया है, असमानता, लोक सेवाओं तक पहुंच में भिन्नता आदि। और मानव भूगोल में क्रांतिकारी भूगोल की शाखा के विकास के पीछे कई तात्कालिक परिस्थितियां थी जिनकी चर्चा अभी अभी हमने की, जैसे वियतनाम युद्ध के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ता आक्रोश है, 1960 के दशक में जो अर्बन क्राइम है उसका बहुत बढ़ना, नगरीय हिंसा की घटनाएं बहुत बड़ी संख्या में सामने आना, और स्टूडेंट मूवमेंट जो छात्र आंदोलन है उनकी बात की जाती है। और ये घटनाएं जो हैं इनके परिणाम स्वरूप भूगोल विषय की जो तात्कालिक स्थिति है, ठीक है, जिसमें इसे मात्र स्थान के विज्ञान के रूप में देखा जाता है, उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, और इस पूरे घटनाक्रम ने भूगोल की सामाजिक सांस्कृतिक अप्रासंगिकता और स्थानिक विश्लेषण की कमजोरियों को उधेड़ के रख दिया है, और इसी का परिणाम स्वरूप है कि मानव भूगोल में क्रांतिकारी भूगोल की नींव पड़ती है, जो कि मूलतः सामाजिक समस्याओं के अध्ययन और उनके निराकरण से संबंधित उपागम है। अब देखिए 1969 में वर्सेस्टर है एक जगह संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, क्लार्क, वहाँ पर क्लार्क विश्वविद्यालय एक नए शोध प्रकाशन की ओर बढ़ता है जिसका नाम है एंटीपोड। और वो एंटीपोड उन्हीं तमाम मुद्दों जिनका जिक्र हमने किया, ठीक है, जिनसे सरोकार है इन क्रांतिकारी भूगोल के ज्ञाताओं का, वो सब उन विषयों पर लिखने वाले जो युवा भूगोलविद हैं उनकी जो लेखन है उनको इसमें प्रस्तुत किया जाता है, इसमें स्थान मिलता है, और धीरे धीरे लोगों को एक दूसरे के जो विचार हैं, एक दूसरे के काम हैं, उसको देखने और परखने का मौका मिलता है। इसलिए एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल आधार बनता है एंटीपोड के आने से रेडिकल ज्योग्राफी के लिए। फिर देखो भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन के 4 प्रमुख घटक है। नंबर 1, प्रत्यक्षवाद, स्थानिक विज्ञान, व्यवहारवाद तथा मानव भूगोल का विश्लेषण।
ठीक है। और फिर वो कहीं ना कहीं इसकी कमजोरियों को बताकर और परिवर्तन जो है उसकी आवश्यकता पर बल देते हैं। ठीक है। नंबर 2, सैद्धांतिक ढांचे का निर्माण जिसमें अनुभविक कार्यों को शामिल किया जा सके। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उस थियोरेटिकल फ्रेम के डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वो जहां पर जिन अनुभविक कार्यों को वो बात कर रहे हैं, उन अनुभविक कार्यों का जो यूं कहें कि उसका जो मैटर आता है वो आता है उन लोगों के नजरिए से जो इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर कहीं न कहीं शोषित हुए हैं। किसी सामाजिक संरचना में लोगों के व्यक्तिगत व्यवहार को समझना। ठीक है, क्योंकि ये बात करते हैं आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए भूगोल की, और मानव भूगोल के आधुनिक कार्यों अनुभविक कार्यों में विशिष्ट पहलुओं को समझना। तो ये प्रमुख 4 घटक है जिसके ऊपर ये मार्क्सिस्ट जो ट्रेडिशन है वो आगे बढ़ता है। यदि हम बात करें इसके उद्देश्य और लक्षणों की, क्रांतिकारी भूगोल के, रिवोल्यूशनरी ज्योग्राफी के, तो देखो ये बेसिकली ये सबसे पहले टारगेट करता है उस चिंतन फलक को जो उस समय पूरे भूगोल पर छाया होता है, और वो चिंतन फलक है प्रत्यक्षवादी चिंतन फलक, और वो स्थिति है परिमाणात्मक क्रांति की स्थिति। ये उसकी कमजोरियों को उद्घाटित करता है और उसकी कमजोरियों का प्रचार प्रसार करता है। पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों के सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना इसका ध्येय होता है, और उसकी कमियों के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को ही ये उत्तरदायी ठहराता है। ठीक है, क्योंकि ये कहता है कि जो भी सोशल एविल्स आप दिखाई दे रहे हैं, आपको जो भी सोशल प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है इसके अंदर अंतर्निहित है। प्रादेशिक असमानता का आकलन करता है। ठीक है, कहाँ किसको किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा, किस प्रकार की सुविधाएं कहाँ कौन लोग उपभोग कर रहे हैं और कौन उनके प्रतिफलों से दूर है, और इनको दूर करने हेतु ये जो प्रादेशिक असमानता है, इनको दूर करने हेतु व्यवस्था परिवर्तन संबंधी सुझाव भी इस धारा के अंतर्गत दिए जाते हैं। लिंग भेद, प्रजातीय भेद, अल्पसंख्यक के मुद्दे, सामाजिक असमानता आदि की स्थितियों में सुधार लाने की दिशा में चिंतन प्रस्तुत करता है ये क्रांतिकारी भूगोल। फिर उसके बाद इसका उद्देश्य होता है मानव पर्यावरण संबंधों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझना, और पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन और पूंजी के मात्र कुछ व्यक्तियों तक केंद्रीकरण जैसी समस्याओं को प्रकाशित करना। क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो पूरा कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइटेटिव आइज से देखता है, अर्थात ये हमारे चारों तरफ के वातावरण को केवल और केवल उसको यूं कहें कि दोहन की दृष्टि से देखता है, और इसी बहुत सारी जो पर्यावरणीय समस्याएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं उसके लिए ये व्यवस्था जिम्मेदार है। और उसके साथ साथ ये इस बात पर भी केंद्रित रहता है कि किस प्रकार इस व्यवस्था के अंदर एक बहुत छोटा सा वर्ग जो है वो पूरे के पूरे समाज के संसाधनों को अपने हाथों में नियंत्रित रखता है, अपने हाथों में संकेंद्रित रखता है, और किस तरह से ये असमानता की खाई को लगातार बढ़ाता जाता है। क्रांतिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता को भी वो प्रबलता से रखते हैं, और न्याय संगत तनाव मुक्त समतामूलक समाज के विकास करना, ये इनकी 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 चिंतन धारा का मुख्य उद्देश्य होता है। अब देखिए हम बात करते हैं आगे कि भाई इतना जिस तरह से इस चिंतन के अंदर उन लोगों की बात की गई है जिन लोगों के बारे में हम ये कहें कि ये वो लोग हैं जो सामाजिक समस्याओं से ग्रसित हैं, अर्थात जिन लोगों पर इन सामाजिक समस्याओं का सबसे ज़्यादा कुप्रभाव पड़ा है, या वो लोग कहें जो शोषण के शिकार हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर इस चिंतन में हमें आलोचना की दृष्टि कैसे दिखाई देती है, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और ध्यान रखना कि जो जो क्रिटिसिज्म हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं वो क्रिटिसिज्म पूरे मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन पे लागू होता है, वो रेडिकलिस्ट पर भी लागू होता है, और वो वेलफेयर ब्रांच के ऊपर भी लागू होता है। बेसिकली ये जो क्रिटिसिज्म है ये मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के अगेंस्ट जो आलोचनाएं हैं उनको हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रेडिकलिज्म रिड्यूसेस द ह्यूमन बीइंग्स टू अ पैसिव एग्जिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। ये जब अपना पूरा अपना व्यू प्रस्तुत करते हैं मैन एंड वुमन रिलेशनशिप का, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई देता है कि ये ह्यूमन बीइंग्स की पैसिव एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। रादर देन बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री, ह्यूमन बीइंग्स बिकम द
क्रिएटर्स ऑफ हिस्ट्री। ये जो जो ह्यूमन बींग्स को है इतिहास के एक उत्पाद के रूप में देखते हैं कि भाई किस तरह ऐतिहासिक पर जो परिपाटी है वो इस रूप में हमें समाज और समाज के जो लोग हैं उनको किस तरह से किस दशा में लाकर छोड़ती है। ठीक है। फिर जो दूसरा बड़ी आलोचना है, जो बहुत इफेक्टिव आलोचना है, वो है द रेडिकलिस्ट्स आर विक्टिम्स ऑफ मार्क्सिस्ट ऑर्थोडॉक्सी। हमें ये बहुत पुरजोर तरीके से देखना पड़ता है कि मार्क्सवाद के फॉलोअर्स में भी एक ऐसा ग्रुप होता है जो मार्क्सिस्ट ऑर्थोडॉक्सी को फॉलो करता है ना। जैसे हम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की बात करते हैं ना, कि जो लोग रिलीजन के अंदर किसी भी तरह के तार्किक मूल्यांकन का विरोध करते हैं और वो बिल्कुल एक ऑर्थोडॉक्स फ्रेम में रिलीजन को देखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें ये देखना पड़ता है कि जो बहुत सारे रेडिकलिस्ट हैं, ठीक है, वो कहीं न कहीं जो मार्क्सिस्ट ऑर्थोडॉक्स फ्रेम है उससे प्रताड़ित दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज। हमें ये एक बहुत बड़ा कंसर्न पैदा होता है कि जब ये धारा जो है, ये जब समाज के अंदर तमाम समस्याओं के उत्तर प्रस्तुत करने वाली धारा है, ठीक है, ये धारा, क्योंकि आप ये कहते हैं कि समाज में जो तमाम समस्याएं हैं उसके पीछे पूंजीवादी जो उत्पादन की व्यवस्था है, और जब हम देखते हैं कि जहां पर ये पूंजीवादी उत्पादन की व्यवस्था ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और एक नई व्यवस्था के अंदर वो समाज आता है, वो कंट्रीज आते हैं, और वो साम्यवादी व्यवस्था है, तो फिर उसका जो कोलैप्स होना है, उसका बिखरना, ये एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। ठीक है, फोर्स्ड रीथिंकिंग ऑन द मैटर, पूरे विषय को दोबारा चेतना में लेने, उसका संज्ञान दोबारा से लेने के लिए हमें मजबूर करता है। फिर इसमें एक चीज आती है कि रेडिकल ज्योग्राफर्स हैड नो एम्पिरिकल स्टडी ऑन द अर्स्टवाइल कम्युनिस्ट कंट्रीज। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है आलोचना का, कि जहां पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो गई, वहां पर सामाजिक असमानताओं के मुद्दे को लेकर और इस तरह की राइटिंग्स हैं वो इनकी नहीं आती है। तो फिर ये आलोचना के भागी बनते हैं कि आपकी राइटिंग पूंजीवादी जो देश हैं उनके अंदर तो आती है, तो फिर आपने जो कम्युनिस्ट रिजीम के देश हैं उनके अंदर जो असमानताएं हैं उनको उद्घाटित करने में आपकी रुचि क्यों नहीं रही। Radicalism has become more professional, and substantial number of radicalists of 1960s and 70s joined the establishment. ये एक बहुत यूं कहें कि ये एक बहुत एक बुरा पक्ष देखने को मिला रेडिकलिस्ट स्कूल को, कि जिन लोगों ने 1960s और 70s के अंदर रेडिकलिस्ट मूवमेंट को जन्म दिया और आगे बढ़ाया, हमें देखने को मिला कि उनमें उस धारा के बहुत सारे लोग आगे जाके एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की बजाय वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गए, और उन्होंने जो सत्ता थी उसके साथ कहीं न कहीं हाथ मिला लिया। तो उससे इस मूवमेंट को बहुत बड़ा धक्का मिला और इसकी आलोचना भी हुई। By the end of 1980s, some geographers like Pete and Thrift termed this radicalism as the political economy perspective. इन्होंने इसका शब्दावली को ही चेंज कर दिया, और इन्होंने ये जो उग्रवाद है, रेडिकलिज्म है, उसके लिए नई शब्दावली दी, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, अर्थात राजनीतिक आर्थिक संदर्श। Whereas others like David Harvey continued supporting its closeness to the Marxist theories. हार्वे जैसे लोग हैं, उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, वो लगातार उसी धारा के अंदर आगे चलते रहे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये रेडिकल मूवमेंट जो है ये ज्योग्राफी में आता है, किस प्रकार से ये मैच्योर होता है, कौन कौन से चिंतक इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, इनके मुख्य ध्येय क्षेत्र कौन से होते हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने ये भी देखा कि हमें इस धारा की आलोचना किस रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए, ये एंटीपोड जर्नल है। ये एंटीपोड जर्नल जो क्लार्क यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था,
1969 में प्रोबेबली ये रेडिकल दिस जर्नल ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, एंटीपॉड ए रेडिकल जर्नल ऑफ ज्योग्राफी। ये रेडिकल ज्योग्राफी की किताब है जो जो रिचर्ड पीट के द्वारा आई थी, और यहाँ पे देखिए ये बहुत फेमस किताब है, रेडिकल ज्योग्राफी, स्पाशियल हिस्ट्रीज ऑफ रेश ऑफ दिस रेडिकल ज्योग्राफी। और ये किताब आती है दिस बार्नेस और शेफर्ड के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चिंतन फलक है ये हमारा पूरा हो।